सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 5 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। उसके सारे प्रश्न है वो हल करने वाले हैं। तो ये सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों के लिए जो वनपाल बनने का सपना है उसमें नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो इसके वीडियोस को आपको कंप्लीट और बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आप अपना लक्ष्य वो हासिल कर सको। तो आज के इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर बिल्कुल वैसा ही तैयार है जैसा कि आप लोगों ने पीछे 4 मॉडल पेपर्स है वो देख चुके हैं। उन जब मॉडल पेपर्स पे आपके जो कमेंट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोगों की तैयारी है वो अच्छी चल रही है। अब देखो ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने इस पहले प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं। देखो प्रश्न क्या है, अपने पहले जो प्रश्न है वो 15% जो मैं आपको बताता हूँ कि अपने करंट से होने वाले हैं। बात करें राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन 15 मई 2026 को कहाँ से किया गया भाई? सबसे पहला ही प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ध्यान में रखना। तो ये आपके पास कहाँ से शुरू किया गया भाई? ये जयपुर से क्या है इसको शुरू किया गया है। बात करें, देखो क्या है भाई, राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ये उद्देश्य याद रखना आप लोग, क्योंकि आपके पास स्थान और डेट इसमें आ गई है। उद्देश्य पूछ सकता है तो आप ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उद्देश्य क्या है इसका? अक्षय ऊर्जा के विकास और हरित भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श करना था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि आपको अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो आपका प्रश्न सही होता है, अन्यथा सही नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो देखो, राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 को जयपुर में कहाँ से किया गया? अब इस एक लाइन में आपके पास 2 प्रश्न होते हैं। सबसे पहले होता है राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट है वो कहाँ किया गया भाई? कब तारीख? तो तारीख आपके पास आ जाती है 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 को किया गया। कहाँ? जयपुर में किया गया है। लेकिन जयपुर में कहाँ से किया गया भाई? तो जेईसीसी सीतापुरा, बिरला ऑडिटोरियम, होटल ताज आमेर और जवाहर कला केंद्र। तो सीधी सी बात है, प्रश्न आपका सरल है, होटल ताज आमेर से इसका क्या है शुभारंभ किया गया, या सॉरी इसमें आयोजन है वो किया गया है। बात करें, देखो क्या है, होटल ताज आमेर, यह इस 3 दिवसीय स्टार्टअप समिट का आयोजन जयपुर के होटल ताज आमेर में किया गया था, जिसका उद्देश्य मैंने आपको हमेशा बताया है, उद्देश्य आपको जरूर याद रखना है। चाहे वो आपके पास कोई आयोजन हुआ हो, चाहे कोई अपने पास किसी चीज का शिलान्यास हुआ है, तो शिलान्यास हुआ तो किस उद्देश्य से हुआ ये याद रखना जरूरी है करंट में। अब इसमें बात करें तो क्या है भाई, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और नए उद्यमियों को मंच प्रदान करना, यानी कहने का मतलब है नए नए उद्यमी तैयार हो रहे हैं अपने पास व्यवसाय, अब उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये उसी के लिए आयोजन किया गया है। बिरला ऑडिटोरियम क्या है भाई? जानते हो आप लोग, ये जयपुर का एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षणिक समागम केंद्र है, जहाँ से अपने पास राज्य स्तरीय कार्यक्रम होते हैं बिरला ऑडिटोरियम में। अच्छा, जेईसीसी सीतापुरा क्या है भाई? यह है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। जेईसीसी बड़े स्तर के औद्योगिक मेलों के लिए भाई, औद्योगिक मेलों के लिए, प्रदर्शनियों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। और जवाहर कला केंद्र आप जानते हो प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है जिसे चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था, तो ये याद रखना भाई। तो अब इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार NGRA 2025 के अंतर्गत राजस्थान को प्राप्त पुरस्कार कौन सा युग्म सम्मिलित है भाई? तो बताते हैं अभी। इसमें बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी श्रेणी गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर, बेस्ट डेयरी फार्मर हर्षित झुरिया सीकर, और बेस्ट AI टेक्नीशियन श्रेणी विकास कुमार हनुमानगढ़। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या है मैच है भाई, उपयुक्त सभी सही सुमिलित हैं, याद रख लेना भैया भैया। नेक्स्ट क्या, किस साहित्यकार को उनकी कृति भरकमा कहानी संग्रह के लिए वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा प्रदान किया गया है? ये प्रश्न पहले आ चुका है अपना, मैंने पढ़ा दिया भाई आप लोगों को। तो इसमें अपन बात करें तो कौन है भाई? वो है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। क्या है भाई ये? देखो राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके राजस्थानी साहित्य कहानी संग्रह, ये भरकमा ध्यान में रखना, कहानी संग्रह के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है।
पुरस्कारों से संबंधित 1% पक्का आना है, और हो सकता है साहित्य के बाद हमेशा यहीं से आता है, तो ये हो सकता है आपके पास। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 18 जनवरी को, ये डेट याद रखनी है, को देश में पहली बार आयोजित अमरूद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये आपके पास सवाई माधोपुर से किया है। कहाँ से किया भाई? ये सवाई माधोपुर से किया गया है। क्या है, सवाई माधोपुर जिला अपने अमरूद उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ देश के पहले अमरूद महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और डॉक्टर किरोड़ी लाल, तो ये ध्यान में रखना भाई अमरूद महोत्सव के बारे में आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही विषय पर उद्बोधन दिया था। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये ध्यान में रखना भैया आप लोग। क्या है भाई, देखो 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाग लिया, और जयपुर में पूर्व में 83वां सम्मेलन 2023 में आयोजित हो चुका है। तो आप जयपुर मत कर देना भाई, ये ध्यान में रखना। इसके चक्कर में आप ना गलती कर देते हो, बहुत बाद में कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, हमें पढ़ा तो दिया गुरुजी ने तो, लेकिन आपने समझे नहीं ना, इसलिए। अच्छा, कृषि उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किस जिले से अमरूद उत्कृष्टता केंद्र संचालित किए जाने की घोषणा की है भाई? अब देखो वहां पे तो अपने पास आयोजन हुआ है, और यहाँ पे हाँ ये अपने पास अभी उसमें तो क्या है, साथ में अपन ने ओम बिरला को भी शामिल किया है। इसमें अपने पास क्या है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से संबंधित, तो ये सवाई माधोपुर से संबंधित है भाई, ये आ चुका, रिपीट है ये। एम्स जोधपुर के सहयोग से सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसमें अगर बात करें तो आबू रोड सिरोही में की गई है भाई। कहाँ? आबू रोड सिरोही में इसका क्या है, शिलान्यास किया गया है, या इसके क्या है, सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ रिसर्च की स्थापना की गई है भाई। ये कहाँ? आबू रोड सिरोही में की गई है। क्या है भाई, देखो जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और शोध को बढ़ावा देने के लिए एम्स जोधपुर के सहयोग से सिरोही के आबू रोड में सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की गई है। पहला तो ये बिंदु आपको याद रखना है, पक्का आ सकता है, ये ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न। अच्छा, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में क्या है भाई? ये डामोर जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। ये पूछ सकता है आपसे, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, इससे संबंधित और भी प्रश्न है। अगर अपन बात करें सिमलवाड़ा डूंगरपुर, ये डामोर जनजाति जो है वहाँ पे बाहुल्य रूप से यही पाई जाती है डामोर में। इसके बाद में सॉरी डामोर जनजाति। मानगढ़ बांसवाड़ा, ये आप लोग जानते हो, गोविंद गुरु और भील शहीद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। मानगढ़ पहाड़ी जो अपने पास एक नरसंहार हुआ था, याद आ रहा होगा। कोटड़ा उदयपुर की बात करें तो यह भी एक प्रमुख जनजाति बाहुल्य तहसील है। तो ये आपको याद रखने वाले जो पॉइंट्स है वो आ गए भाई। अच्छा, प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? अब ये इन जिलों की बात करें तो ये जिलों की संख्या आपके पास 8 है भाई। कितनी है? इन जिलों की संख्या 8 है, और ये 8 जिलों के नाम मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी केवल अपना पेपर कंप्लीट करना है। बात करें, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की 20 वर्षीय शटलर देविका सिहाग ने 1 फरवरी 2026 को है भाई अपने पास थाईलैंड मास्टर्स 2026 के फाइनल में किसे हराकर अपना कैरियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता है? तो अगर इसमें बात करें तो वो होता है गो जिन वेई, जो मलेशिया की है, इसे हराकर इसने एक खिताब है वो जीता है। तो आपसे अपने पास क्या है, शटलर देविका सिहाग का नहीं पूछ के आपसे गो जिन वेई मलेशिया कहाँ की है पूछ सकता है भाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड में मास्टर्स 2026 के महिला एकल फाइनल में मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। तो ये पक्का नाम याद रखना भाई, आपको पक्का पूछेंगे आप लोगों से, 100% है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने भाला फेंक में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है? तो वो आपके पास कौन है भाई? वो आपके पास आता है महेंद्र गुर्जर। कौन भाई? ये महेंद्र गुर्जर, जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। क्या तोड़ा है? अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, और नया रिकॉर्ड करके स्वर्ण पदक उसने जीता है। देखो, इस 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के महेंद्र गुर्जर ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना ही पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर गोल्ड मेडल जीता भाई। तो ये ध्यान में रखना नाम महेंद्र गुर्जर का। सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी कौन है भाई? अब ये भी तो जानना है ना आप लोगों को। प्रवीण को छोड़ देते हैं, ये दो और जान लेते हैं।
क्या है, ये दोनों भारत के बहुत प्रसिद्ध पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं भाई। ये क्या है, ये पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीते हैं पहले, अब की बार नहीं, पहले जीते हैं भाई। तो ये नाम रखना सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी का भी। क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों के बालिका के जन्म पर कितनी राशि सेविंग बॉन्ड उपलब्ध करवाया जाता है भाई, ये आप सभी जानते हो भाई। 1.5 लाख की राशि है वो आपके पास है क्या उपलब्ध करवाई जाती है। गरीब परिवार में जब बेटी का जन्म हो जाता है तो उसके लिए सरकार ने एक स्कीम चला रखी है। स्कीम का नाम क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें आपके पास 1.5 लाख की जो अपने पास क्या है बॉन्ड राशि है वो सेविंग के रूप में मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या रखा भाई, वर्ष 2025 के अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है भाई, तो ये आपके पास कार्लोस अल्कारेज है ना, कार्लोस अल्कारेज नामक जो अपने पास खिलाड़ी है इन्होंने तो जीता है। अब बाकी बात करते हैं, देखो कार्लोस अल्कारेज स्पेन के युवा टेनिस सनसनी कार्लोस अपने पास क्या है, अल्कारेज ने वर्ष 2025 के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का पुरुष एकल फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ये खिताब जीता है। तो आपको इसका नाम तो याद रखना ही है, साथ में किसे हराया है, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। तो ये नाम आपको ज़्यादा तरीके से याद रखना है, क्योंकि आजकल जीतने वाले का तो हर कोई नाम याद कर लेता है, हारने वाले का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो नाम याद रखना है ना, नाम में क्या रखा है, आप भी तो कहते हो ना सर नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम ही सिलेक्शन दिलाएगा आप लोगों को। अच्छा, वर्ष 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया भाई, तो इसमें अगर अपन बात करें तो वो दिया गया आपके पास लियू जियाकुन। किसको भाई, लियू जियाकुन को दिया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार है जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे मिला है भाई, ये मिला आपके पास लियू जियाकुन को मिला है। कौन थे भैया, वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान प्रित्जकर जो पुरस्कार 2025 है, मशहूर चीनी वास्तुकार, तो ये कहाँ के भाई, ये चीन के होते हैं, कहाँ के, ये चीन के हैं, तो याद रखना नाम। कहाँ, कौन से देश के वास्तुकार, लियू जियाकुन को उनके अनूठे और सामाजिक रूप में जागरूक डिजाइनों के लिए दिया गया है। अब बात करें ये तड़ाओ एंडो कौन है, ये जापान के विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। कौन, तड़ाओ एंडो, पूछ सकते हैं आप लोगों से। नॉर्मन फोस्टर ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। और बात करें वांग शू, ये चीनी मूल के वास्तुकार हैं जिन्हें वर्ष 2012 में यह पुरस्कार मिला है। तो ये भी याद रखना है, नाम अलग जानना जरूरी है भाई। मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, अगर याद आ रही है तो मैंने कहा था कि अगर आपका ऑप्शन ए गलत क्यों है, बी गलत क्यों है, सी गलत क्यों है, जब आपको 3 गलत प्रश्नों का ऑप्शंस का पता होता है तब जाके आपका एक प्रश्न है वो सही होता है। तो ये छोटी सी बात है ना, याद रखना भाई। तो कारण सहित आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025 का कौन सा संस्करण अपने पास 2 से 15 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया है, तो इसमें अगर अपन करें तो वो आपके पास आ जाता है 14वां, यानी अपने पास 14th जो संस्करण है उसका आयोजन किया गया। ये दिनांक याद रखना भाई, कौन सा, 15 दिसंबर 2 से 15 दिसंबर 2025, ये दिनांक याद रखनी है। देखो क्या एक्वेरिन का अर्थ होता है मालदीव भाषा में दिवेही, क्या होता है भाई, दिवेही में अपने पास मित्र होता है। तो एक्वेरिन का अर्थ भी ध्यान में रखना है। भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2025 में इस अभ्यास का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये याद रखेंगे भैया आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या आया हुआ है, नेक्स्ट आ रहा है बनासियन बुल किस सभ्यता से संबंधित है भाई, किससे, याद आया होगा सर, बनासियन बुल तो अपने पास आहड़ सभ्यता से संबंधित है। तो आहड़ सभ्यता आपके पास इसका आंसर हो जाता है। अब बाकी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं आप लोगों के पास। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता में मिट्टी के बने वृषभ बैल की आकृतियां मिली है, जिन्हें पुरातत्वविदों ने बनासियन बुल की नाम दिया था, क्योंकि यह सभ्यता बनास नदी घाटी में विकसित हुई थी। यानी जो मिट्टी का बुल मिला था, मिट्टी का आपके पास वृषभ मिला था, है ना, सांड जिसको अपन कहते हैं, तो उस वो मिट्टी का है। अब उस वो बनास क्या है, नदी घाटी के आसपास मिला है, तो बनास नदी के पास सभ्यता पनपी थी, तो इसीलिए बनासियन बुल कहा गया है। अच्छा, गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो क्या है, ये सीकर अब नीमका थाना में कांतली नदी पर स्थित है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये क्या है भाई, ये सभ्यता है, तो ये ध्यान में रखना भाई, ताम्रयुगीन सभ्यता ये भी है और ये ऊपर वाली भी है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, और जहाँ से जुते हुए खोद जो खेत है उनके साक्ष्य मिले, जुते खेत यानी अपने पास बोया गया जो खेत है ना, उसके साक्ष्य अपने पास कालीबंगा से मिले हैं, ये भी याद रखना। अच्छा, सोनथी सभ्यता कौन सी है, तो ये अपने पास बीकानेर में स्थित है, इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। ये हो जाता है आपका प्रश्न
चारों के बारे में। तो 4 ऑप्शन 4 तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से 8 सभ्यता की कौन सी एक विशेषता नहीं है भाई। तो देखो, इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, बिल्कुल सही बात है। इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है भाई। इसको ताम्र जो युगीन सभ्यता उसकी जननी नहीं कहते हैं। ये किसे कहते हैं फिर अभी बताएंगे। ये टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली है, यहाँ से क्या टेराकोटा वृषभ की आकृतियां भी मिली है। तो ये तीनों अपने पास तथ्य सही है, ये गलत है, क्योंकि अपने पास जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? और आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। ये याद रखना भाई, पक्का प्रश्न आ सकता है और तथ्य आधारित पूछेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो अगर बात करें तो राम सिंह तंवर है, वो लड़े हैं। बीदा झाला लड़े हैं। बीदा झाला की कहानी सुना देता हूं। रावत कृष्णदास चुड़ावत है। माधो सिंह कछवाहा है। तो माधो सिंह कछवाहा नहीं लड़े हैं भाई। क्या है? तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो 3 लोग तो लड़े हैं, एक नहीं लड़ा है। ये माधो सिंह कछवाहा किसकी तरफ से लड़ा था, ये भी बात कर लेते हैं। झाला बीदा के बारे में कहानी याद आ रही होगी, जब अपने पास महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए थे, याद आ रही है। तो महाराणा प्रताप का जो मुकुट था, जो ताज था, वो उन्होंने पहनकर अपने पास महाराणा प्रताप के रूप में लड़ाई लड़ी और वीर गति को सही प्राप्त हुए भाई। कौन? बीदा झाला। तो ये नाम याद रखना। माधो सिंह कछवाहा अपने पास मान सिंह की तरफ, अकबर की तरफ से अपने पास हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ रहे थे। तो ये माधो सिंह कछवाहा का नाम भी याद रखना। अब देखो बात करते हैं, राम सिंह तंवर, बीदा झाला और कृष्णदास चुड़ावंत हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 की बात है। ये तो पीछे बात हो चुकी है भाई। सेनापति और सहयोगियों से लड़े थे। बीदा झाला ने तो प्रताप का मुकुट धारण कर वीरगति प्राप्त की थी। तो कहानी वही है कि महाराणा प्रताप जब अपने पास क्या है हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो जाते हैं, तो वो कहानी बार बार सुनाने की आवश्यकता नहीं है। माधो सिंह कौन था? ये मुगलों यानी मान सिंह की ओर से लड़ा था। अकबर की तरफ से भी अगर यहाँ से अकबर होता तो अकबर भी सही माना जाएगा, अकबर की तरफ से लड़ने वाला। तो माधो सिंह कछवाहा भी है भाई उनकी तरफ से। नेक्स्ट बात करें, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी फेमस है। जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और नागभट्ट प्रथम। सीधी सी बात है। क्या है ये अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। उनकी उपाधियां बहुत है भाई, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, ये सारे कौन है? ये महाराणा कुंभा है भाई। जैसे अपने हाल गुरु भी होते हैं, इन्हीं को कहते हैं। छाप गुरु है, ये भी इन्हीं को कहते हैं अपने पास। और अभिनव भट्टाचार्य भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि कवि भी थे भैया अपने पास। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के समय किसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं? देखो, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सारी जो बातें हैं हम एक शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे। ऐसे लंबे यहाँ पे अगर बातचीत करना शुरू कर देंगे तो अपना ये वीडियो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो के एम मुंशी के बारे में बात हो चुकी है भाई। क्या नाम याद आ रहा है के एम मुंशी का? तो के एम मुंशी ने आपके पास मत्स्य संघ का जो नाम है ना, मत्स्य संघ का जब अपने पास एकीकरण हुआ था, किसका? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का, तो उसका नामकरण है वो के एम मुंशी ने किया भाई। राम मनोहर लोहिया, चंद्रवीर सिंह और हरीश चंद्र बहादुर। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रवीर सिंह। ये कहाँ के थे भाई? महारावल थे ये, चंद्रवीर सिंह महारावल। अब रावल का नाम लेते ही आपको याद आ गया होगा कहाँ के थे ये बांसवाड़ा के थे भाई। इन्होंने कहा था कि मैं अपने राजस्थान के एकीकरण में जब अपने बांसवाड़ा को मिलाया जा रहा था तो चंद्रवीर ने कहा था, क्या कहा था कि मैं अपने हस्ताक्षर तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी मृत्यु के जो अपने प्रमाण पत्र है ना, अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस ने भारत के में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जिसमें राजस्थान के क्रांति का कार्य किसे सौंपा भाई? बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है। ऐसे नहीं है कि आपके पास वनपाल ही है, क्योंकि आप एलडीसी की एग्जाम भी देने वाले हो और एलडीसी की भी सुपर 20 जो अपनी मॉडल पेपर सीरीज है बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूं। बहुत ही जल्द अपनी एलडीसी की सुपर 20 मॉडल पेपर सीरीज है वो करने वाले हैं। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा गोपाल सिंह खैरवा को दी थी भाई। किसको? रास बिहारी बोस ने अपने पास राजस्थान में क्रांति का कार्य किसे सौंपा है? तो रास बिहारी नाम याद रखना और गोपाल सिंह खैरवा नाम याद रखना। बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, रास बिहारी बोस ने 1915 में, ये ध्यान में रखना ईयर, सशस्त्र क्रांति योजना के तहत राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व है एवं हथियार जुटाने की जिम्मेदारी राम गोपाल सिंह खैरवा
को और विजय सिंह पथिक को सौंपी थी भाई। अब इसमें विजय सिंह पथिक का नाम है नहीं, तो ये नाम याद रखना भाई, है ना, ये नाम बहुत जरूरी है। ये नाम क्यों बताता हूँ भाई, ये नाम इसलिए बताता हूँ क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम में ना। हाँ, अर्जुन लाल सेठी कौन थे भाई? जयपुर में उज्जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक और क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में आप जानते हो भाई। बारट परिवार के महान क्रांतिकारी जिन्हें दिल्ली षड्यंत्र केस में भाग लिया था, ये दोनों ही अपने पास जो क्रांतिकारी ने उन्होंने दिल्ली के षड्यंत्र में भाग लिया था, उस बम कांड में जो बम फेंका था ना अपने पास। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात 28 मई 1857 को कहां से हुआ भाई? मैंने पिछली बार अपने वीडियो में बता दिया है। राजस्थान में 6 छावनी थी, 6 छावनियों के नाम थे। 6 छावनियों में अपने पास संघर्ष कब शुरू हुआ वो बता दिया। किन 2 छावनियों से आपके पास जो क्रांति है उसमें भाग नहीं लिया गया, उनके नाम भी अपने पीछे वाले वीडियो में हो चुका है। तो मैं बता आपके पास कहाँ है, नसीराबाद से शुरू हुई थी भाई। नसीराबाद आपके पास पहली जो अपनी क्रांति छिड़ी राजस्थान में, वो नसीराबाद से छिड़ी थी। अच्छा, बात करें अपने अन्य क्रांतियों के बारे में, तो देखो ये 4 ऑप्शन वाली तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप अपने पीछे वाले वीडियो में देख लेना। नीमच में है ना, यहाँ 3 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। आपसे बिल्कुल ऐसे पूछ सकता भाई, जैसे नीमच हो गया है, नीमच के सामने डेट हो गई है, अब उस अपने पास नीचे अपने पास एरिनपुरा दे दिया है, यहाँ पे है ना एरिनपुरा, इसके अलावा इसके सामने डेट दे रखी है। तो ऐसे मैच करने वाला प्रश्न पक्का पूछेगा क्रांति से, याद रखना। तो ये डेट है ना जो मैंने पीछे वाले वीडियो में भी समझाई थी, ये याद रखना भाई। नसीराबाद की बात करें तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर में 15वीं, ये प्रश्न हो चुका है भाई रिपीट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। टोंक का अपने पास देवलिया टोंक में स्थित छावनी थी। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किस समाचार पत्र में के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी का महत्वपूर्ण योगदान था? तो अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास प्रताप है भाई। कौन सा? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो मैं दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा, मैं ये पढ़वा देता हूँ। क्या राजस्थान केसरी की बात करें तो विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से शुरू किया गया था। प्रताप की बात करें तो कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया के किसानों पर होने वाले अत्याचारों को प्रमुखता से छापा, जिससे इस आंदोलन को देशव्यापी पहचान वो मिली थी। तो ये याद रखना भाई। अच्छा, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान दोनों एक ही है। ये दोनों अखबार भी राजस्थान में शिवा संघ और विजय सिंह पथिक से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है भील विद्रोह 1818 से 1860 का तत्कालिक कारण क्या था भाई? तो एक बात बता देता हूँ, देखो तत्कालिक कारण ये था, जेम्स टोड ने क्या किया था भाई, राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के लिए भीलों के से उनके रखवाली और बोलाई कर नामक जो परंपरागत अधिकार थे वो छीन लिए थे। ये थे क्या भाई, रखवाली कर और बोलाई कर? तो मैं बता देता हूँ, देखो बोलाई और रखवाली कर क्या है, भील जनजाति यात्रियों की सुरक्षा के बदले बोलाई मार्ग कर और अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रखवाली टैक्स वसूल करती थी। कर्नल जेम्स टोड ने ये जब मेवाड़ के राजस्व में सुधार के लिए इन दोनों अधिकारों को भीलों से छीन लिया, तो ये भील विद्रोह का सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण बन गया था। बातें थोड़ी ठीक है, लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो पेपर है, पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो समय तो लगेगा ही। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? तो नैनू राम शर्मा और अभिन्न हरि, नैनू राम शर्मा और माणिक्यलाल वर्मा, अभिन्न हरि और मीठालाल व्यास और मघाराम वैद्य। तो आप सभी जानते हो भाई, ये तो आप जानते हो, नैनू राम शर्मा और अभिन्न हरि है वो कोटा जो प्रजामंडल उसके संस्थापक थे भाई। अब देखो बात करते हैं, अभिन्न हरि कोटा के में जनजागृति लाने के लिए वर्ष 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना करने का मुख्य श्रेय पंडित नैनू राम शर्मा और उनके सहयोगी अभिन्न हरि को जाता है। अच्छा, माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो ये कहां से भाई, मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य सूत्रधार थे। मीठालाल व्यास की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना प्रजामंडल की स्थापना करी थी। इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी भाई। अब ये जोधपुर में क्यों करी थी? क्योंकि उस समय अपने पास बहुत ही अत्याचार हो रहा था वहां पे जो प्रजामंडल के पक्ष में थे, तब उन्होंने बाहर जाके अपने पास प्रजामंडल की स्थापना करते जोधपुर जाके। मघाराम वैद्य भाई, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये ध्यान में रखना, नाम और इनके प्रजामंडल के जो स्थापना करता है उनके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अच्छा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है, सही है भाई। करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है, सही है भाई। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है भाई। ये सूर्य मंदिर के बारे में अभी बात कर लेते हैं। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता में। तो ये आपके पास कहाँ है? सूर्य मंदिर आपके पास झालावाड़ में है, झालावाड़ जिले में है, झालरापाटन में।
चलिए, एकलिंगी मंदिर उदयपुर, ये बिल्कुल सही है, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। ये बप्पा रावल नाम याद रखना भाई। अच्छा, करनी माता देशनोक, यह भी सही है, इसमें क्या चूहों की देवी वाली कहा जाता है भाई। और सूर्य मंदिर, राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। ये नाम याद रखना भाई, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है? अपने पास झालावाड़ यानी झालरा पाटन के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ की है, ये सही है। मीराबाई इन दोनों स्थानों से संबंधित रहा है भाई, तो ये छोड़ो अपने पास, मीराबाई वाला सही है। अच्छा, 1628 में चित्रित रागमाला का संबंध किस चित्रकार से है, जिस पर जहांगीरकालीन चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? तो आप जानते हो भाई, ये आपके पास साहिबुद्दीन है। कौन है भाई? ये आपके पास साहिबुद्दीन है, जिनसे अपने पास ये रागमाला का क्या है, चित्रांकन किया था। साहिबुद्दीन मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन ने 1628, कब भाई? 1628 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था। इस काल के चित्रों पर मुगल शासक जहांगीर के समय की कला का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। निहाल चंद, ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार है, जिन्होंने प्रसिद्ध बनी ठनी का चित्र बनाया है भाई, तो ये भी याद रखना है, क्योंकि अपन एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो सारी जो इंपॉर्टेंट बातें वो अपन पढ़ लेते हैं। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित है भाई? तो अली बख्शी आपके पास अलवर जिले से है। अली बख्शी कहाँ से भाई? ये अलवर जिले से संबंधित है। क्या है भाई? देखो, अलवर के मुंडावर क्षेत्र के नवाब अली बख्श के समय इस ख्याल की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे अली बख्शी ख्याल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अहिरवाठी यानी राठी बोली वाले क्षेत्र अलवर में गाया और खेला जाता है। तो ये नाम याद रखना भाई, कौन सा क्षेत्र है? अली बख्शी ख्याल की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करें तो ऐसे कौन से नृत्य हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किए जाते हैं, यानी जोड़े में किए जाते हैं? डांडिया, घूमर, लांगुरिया गेर, लांगुरिया पणिहारी, गोर रणवा, गरबा, गोर, शिकारी रायन, पणिहारी, भवाई, नेजौर राय। तो इसमें आपके पास क्या है? ऑप्शन बी है, वो सही हो जाता है, लांगुरिया, पणिहारी, गोर और रणवा। देखो, बात करते हैं युगल नृत्य, जिसमें लड़के और लड़कियां यानी महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। लांगुरिया केला देवी के मेले में होता है भाई, पणिहारी कालबेलिया जाति का होता है, गोर ग्रास्य जनजाति का होता है, रणबाजा और रणवा मेव जाति के ऐसे नृत्य हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। तो नाम और जनजाति और सारे कुछ आपको मेल करने हैं भाई, बता दिया मैंने। अच्छा, पुरुष दोनों समान। अब गेर शिकारी नृत्य केवल, ये गेर और शिकारी जो नृत्य है ना, ये केवल पुरुषों के हैं और घूमर केवल स्त्रियों का है। तो आपका कंफ्यूजन अब दूर हो जाता है। चलिए फिर, अच्छा, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे भाई? हाँ, कुंडा पंथ की बात करें तो ये अपने पास थे भाई, अपने पास राव मल्लीनाथ जी थे भाई, है ना। मल्लीनाथ जी है वो कुंडा पंथ के संस्थापक है। देखो, राव मल्लीनाथ जी की बात करें तो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता राव मल्लीनाथ जी ने 1399 में, याद रखना भाई, मारवाड़ के संतों को एकत्र करने के लिए एक विशाल धार्मिक समागम किया और कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कोई पूछे कुंडा पंथ क्या था, तो अपने पास एक विशाल धार्मिक समागम था भाई, यानी अपने पास जो बड़े संत है ना, संतों को एकत्र करने के लिए बनाया गया पंथ था कुंडा पंथ। याद रह जाएगा? हाँ सर, याद रह जाएगा। तो चलिए फिर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो क्या करना है? क्या है? रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर के गांव में हुआ। बिल्कुल सही बात, आप रामदेव जी के बारे में पढ़ लिए हो। रामदेव जी की हिंदू कृष्ण का अवतार तथा मुस्लिम राम सा पीर के रूप, यह बात अपन पहले कर चुके हैं भाई, बहुत ही पहले कर चुके हैं। अच्छा, रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी पीछे वाले वीडियोज में, आपने देखा है कि नहीं? तो ये उपयुक्त सही है, सही सारे सभी सही हैं, सही प्रश्न, सभी रामदेव जी के बारे में तथ्य सही है। अच्छा, गाड़िया व्यवहारों के घाघरे और ओढ़नी कहाँ तैयार किए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं भाई। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। थ्योरी पढ़ लेना आप लोग खुद। क्या है? निम्नलिखित त्योहारों की तिथि और के माह के साथ मिलान कीजिए। तो सीधी सी बात है, उब छठ की बात करें तो ये आपके पास भाद्र कृष्ण षष्ठी को आता है, छठ है, यानी बाधवा की छठ बोलिया करा ना, बाधवा छठ, ये लो, तो उस दिन होता है। अच्छा, बछ बारस की बात करें तो ये बाधवा की द्वादशी जो होती है ना, भाद्रपद की कृष्णा द्वादशी, यानी जिसे आप बारस बोले अगर, हाँ क्या बोले अगर भाई, बारस बोले अगर, उसमें होता है, उस दिन होता है। अच्छा, इसकी बात करें हनुमान जयंती, तो ये आपके पास देखिए, तो ये आपके पास चैत्र पूर्णिमा को होता है। और नव संवत्सर की बात करें तो ये आपके पास चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को होता है। तो अब ये मैच कर लेना भाई आप लोग। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्या आता है? राजस्थान की किस बोली पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो वो आपके पास वागड़ी पे।
क्यों? क्योंकि आपके पास डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर, चलिए डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। और ये दोनों ही आपके पास क्या है, गुजरात से सीमा बनाते हैं भाई। किससे बनाते हैं? गुजरात से सीमा बनती है दोनों की। तो फिर हाँ, वागड़ी राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र गुजरात की सीमा के बहुत करीब होने के कारण बोली जाती है। मैंने बता दिया है। वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का सबसे गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। जॉर्ज गियर्सन ने, ये बात है याद करने वाली, जॉर्ज गियर्सन ने वागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा है। अच्छा, तोरावटी और राजावटी ये ढूंढाड़ी जयपुर क्षेत्र की उपबोलियां हैं। ये कहाँ है? अपने पास तोरावटी, राजावाटी, ढूंढाड़ी क्षेत्र की जो है ना उपबोलियां हैं। तो याद रखना भैया। मेवाती आपके पास अलवर जिले में, अलवर और भरतपुर। तो ये कहता हूँ ना मैं, नाम में क्या रखा, नाम में बहुत कुछ रखा है। चलिए याद हो गया ये। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्या है? महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बात करें, इन्हें बूंदी के इतिहास का वर्णन बिल्कुल किया है, सही बात है। इनकी कविता में से बहादुर की भावना का उदय होता है, बिल्कुल होता है। सूर्यमल मिश्रण के अपन ने पढ़ी है। वे मेवाड़ के निवासी थे ना, ये गलत है, ये गलत है भाई। तो इसको कहाँ से है ये बूंदी के थे भाई। अच्छा, वंश भास्कर इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल है भाई। देखो सूर्यमल मिश्रण के, अच्छा ये मेवाड़ के नहीं, बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? राम सिंह के दरबारी कवि। तो याद रखना भाई सूर्यमल मिश्रण के बारे में भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है? तो ये 1935 की जब विशेषताएं पढ़ोगे तब आएगा समझ में। देखो पहला क्या? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और एक संघ की योजना पे विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना है। तो इसमें अपने पास देश के लिए लिखित संविधान के पक्ष में नहीं थे भाई। ये अवयव था ही नहीं वहां पे, लिखित वाला तो मैटर ही नहीं था 1935 के अधिनियम में। किसमें? 1935 के अधिनियम में ये तो था ही नहीं। अब देखो पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए किसी प्रकार के लिखित संविधान का उल्लेख या प्रावधान नहीं था। भारत के लिए लिखित संविधान की मांग और प्रक्रिया के बाद में क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के जरिए आगे बढ़ी थी। तो ये याद रखना भाई, क्रिप्स मिशन और अपने पास क्या है, कैबिनेट मिशन के बाद में अपने लिखित संविधान की बातें हैं वो आगे चलना शुरू हुई थी। तो बात अपने पास ये याद रखना भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? ये नागरिकों के लिए नकारात्मक अधिकार है जो राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं। चलिए देखते हैं। इन्हें भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी देखते हैं। यह सिद्धांत गैर न्यायोचित है, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। सत्य बात यही है भाई। इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया, ये भी गलत है। तो फिर अब अपने पास थियरी पढ़ते हैं, है ना। क्या है? डीपीएसपी और गैर न्यायोचित होते हैं, सीधी सी बात है। ये सरकार, यदि सरकार इन्हें लागू नहीं कर पाती है तो कोई भी नागरिक इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये होता है गैर न्यायोचित। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ अपने राजस्थान में जो नीति निर्देशक तत्व तो उनमें से एक अपने पास लागू नहीं किया है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते भाई। जैसे आप अपने से क्या संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध में जा सकते हो ना, वैसे इनके लिए नहीं जा सकते अपन कोर्ट में। अच्छा, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, अमेरिका से नहीं लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश है भाई, नकारात्मक सीमाएं मौलिक अधिकार लगाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, सकारात्मक। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो याद करने वाली बातें हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्य से संबंधित है? राज्यपाल के कार्य से अगर अपन बात करें तो आपके पास अनुच्छेद 156 आ जाता है भाई। क्या आ जाता है? अनुच्छेद 156 आ जाता है। तो बाकियों में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद 156 की बात करें तो यह अनुच्छेद क्या कहता है राज्यपाल के बारे में? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और सामान्यतः ये अवधि आपके पास 5 वर्ष होती है। चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ये, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? मान के चलिए 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, 5 वर्ष होता है और दूसरा मैंने दे दिया बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो दोनों ही बात सही है क्या? प्रसाद पर्यंत, ये दोनों सही नहीं है।
अगर ये दोनों आ जाए ऑप्शन में तो आपको आंसर कौन सा करना पड़ेगा भाई, फिर आपको आंसर ये करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई अपने थियोरी वाला आ जाए कि भाई अपने व्याख्या पूछना शुरू कर दे, कैसे बताइए कि राज्यपाल से कौन संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, तो अपने अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोनों में से ये गलत है ये सही है, याद रखेंगे? हाँ रखना। फिर चलिए, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके पास आ जाता है 34 और 25 सीट। 34 और 25 सीट है वो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, अपने पास आरक्षित है भाई, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, किस समिति ने राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में करने की सिफारिश की थी? तो ये अगर मैं बात करूं तो BR पटेल समिति। ये सारी समितियां बड़ी महत्वपूर्ण हो भाई, इनसे संबंधित पक्का प्रश्न आपके पास आने वाला है, एक प्रश्न इनमें से आएगा, पक्का आने वाला है। अब वो क्या पूछेगा ये मुझे नहीं पता भाई, बाद में आप कर दोगे, ये मैं बता देता हूँ। हाँ, इनसे संबंधित बात करें तो BR पटेल समिति की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय विभिन्न सरकारी दफ्तरों के बंटवारे के गठित BR पटेल समिति की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया था और सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी बनाया। और बात करें लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो अजमेर में करने की सिफारिश की थी सत्यनारायण राव समिति। ये अपनी बात पहले भी हो चुकी है, अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं अपन बात। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भाई लोक सेवा के अध्यक्ष को अगर अपन हटाना चाहते हैं तो कहाँ से हटवाएंगे? ये हटाने की बात है वो 317 में की गई है और पिछली बार हम इसमें पूरी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 317 की बात करें तो क्या है, इसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, जांच के दौरान राज्यपालों ने निलंबित कर सकता है। ये बात मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में समझा दी थी भाई, तो दोबारा आ गया प्रश्न तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 316 क्या है भाई, ये क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग जैसे अपने पास RPC और UPC के है ना, सदस्यों की नियुक्ति का और कार्यकाल से संबंधित है। याद रखना भाई, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद पक्का आएगा यहाँ से। अनुच्छेद 318 आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों से के नियम से बनाने की शक्ति है भाई, यानी वो सेवा शर्तों से संबंधित जो नियम वो अपने पास इस अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद 319 की बात करें तो आयोग के सदस्यों द्वारा पद समाप्ति के बाद अन्य कोई सरकारी पद न धारण करने का प्रतिबंध, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये अनुच्छेद आपके पास इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने वनपाल में नहीं आया सर LDC में आ गया, तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे मत बोल देना सर वनपाल में तो आया नहीं है और LDC में आ गया है, तो ये मैं LDC में भी बताने वाला हूं, चिंता मत करो। नेक्स्ट बात करें तो राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकता है भाई। अच्छा, राज्यपाल निम्नलिखित में से यदि उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी भुगतान वाली नौकरी से संलग्न होते हैं, यदि उसने ऐसे वित्तीय अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिनसे उनके पदीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो ये अपने पास ज़्यादा बेटर होता है। और यदि वे मानसिक रूप से शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो, देखो अपने ये सारे कारण होते हैं, लेकिन आपके पास ये ज़्यादा अपने पास क्या है, जो सूचना आयुक्त है उसे राज्यपाल वो हटा सकता है, ये ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ये संबंधित प्रश्न आएगा, मानवाधिकार से संबंधित आने वाला है भाई। क्या गठन की अधिसूचना कब जारी की? 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 17 फरवरी 1997 और 18 जनवरी 1999। तो कब भाई? तो ये आपके पास हुआ है 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी। थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं इसके बारे में, क्या है। राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 18 जनवरी 1999 जो कि अपने पास आ चुका है, एक आधिकारिक सूचना जारी कर इस आयोग का गठन किया था। और इसमें क्या होता है, कुल सदस्य 3, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं भाई। मैं भी अब थक जाता हूं, तो क्या देखो, अध्यक्ष क्या हाईकोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। ये अध्यक्ष की क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, गुण अपन में भी होना चाहिए पढ़ना का। सदस्य क्या एक न्यायिक क्षेत्र से जज और दूसरा मानवाधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए।
अच्छा, कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो वो होता है राज्य मानवाधिकार के आयोग, जो अपने पास क्या सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल के। अच्छा, जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का संबंध किस न्यायालय से है? दीवानी न्यायालय से, फौजदारी न्यायालय से, राजस्व से, और इसमें अपने पास क्या जाएगा, राजस्व जो न्यायालय है ना उससे संबंधित है। अगर राजस्व न्यायालय से संबंधित है तो बाकी क्या है? देखिए, राजस्व न्यायालय जिला कलेक्टर मुख्य रूप से राजस्व मामलों का सर्वोच्च जिलाधिकारी होता है भाई। भूमि रिकॉर्ड, लगान, कृषि भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई कलेक्टर के राजस्व न्यायालय में होती है। दीवानी न्यायालय क्या होते हैं भाई? फौजदारी, जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक अधिकारी होते हैं, ये याद रख लेना भाई आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट बात, तो नेक्स्ट क्या आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए भाई। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे तो अनुच्छेद, अच्छा इसमें आंसर है भाई, ये देख लो, 1 के सामने 1 है भाई, तो ये ध्यान में रखना। अनुच्छेद 243 ऐसा वार्ड समितियों आदि का गठन व संरचना है। बी के सामने 4 है तो यह है, यहाँ पे आ जाना भाई। क्या है, अनुच्छेद 243 5 क्या सदस्य के लिए निर्हरताएं हैं, योग्य जो अपने पास डिस्क्वालिफिकेशन है भाई। सी के सामने 2 है तो ये ध्यान में रखना। क्या अनुच्छेद 243 जेड की बात करें तो क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। और डी के सामने अपने पास 3 है तो ये ध्यान में रखना। अनुच्छेद 243 टी संस्थानों का आरक्षण होता है, तो ये पक्का प्रश्न आ सकता है, ये अपने पास अनुच्छेद ध्यान में रखना। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये नहीं वाला प्रश्न आना आपको ध्यान से समझना है भाई, ध्यान से समझोगे तो ही कर पाओगे। अच्छा, इसकी बात करें तो क्या आता है, शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह वाली पेटी है, बिल्कुल है। शेखावाट में सिकर, झुन्नू, चूरू की बात करें इनकी तो कांतली नदी है वो अपने पास आती है, तो ये ध्यान में रखना। लूनी जवाई बेसिन की बात करें तो सेम और जल भराव समस्या। नागौर उच्च भूमि है, नमकीन झीलों युक्त प्रदेश है। गोडवाड़ प्रदेश है, इंसलबर्ग पहाड़ियाँ है, तो सही कौन सा है, सॉरी गलत कौन सा है, ये लूनी जवाई प्रदेश है, ये सेम व जल भराव समस्या से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से है, ये अपने पास जो नहरी क्षेत्र है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ नहरी क्षेत्र, जहाँ ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। नहरी क्षेत्र गंगा, चलो गंगा कर दिया रहे, हाँ गंगानगर की बात कर लेते हैं और हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों क्षेत्र हैं अपने पास उससे संबंधित। सेम क्या होती है सर, सेम मैं बता देता हूँ क्या होती है। नदी सिंचाई, नहरों की सिंचाई से भूमि में पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, और वहाँ अपने पास नमकीन है वो खारा जो अपने कहते हैं सेम, यानी अपने पास जो काई वगैरह होती है वो मिट्टी पे आने लगती है, मिट्टी खारी हो जाती है, बंजर हो जाती है, वो समस्या होती है सेम और जल भराव की। अच्छा, सेम या जल भराव की क्या मुख्य समस्या? राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में घग्गर प्रदेश, ये तो मैंने बता दिया भाई, हनुमानगढ़ और गंगानगर है इंदिरा गांधी नहर के आसपास, न कि लूनी जवाई बेसिन में, तो ये तो मैंने बताया मैंने, है ना, तो अब देख लेना आप लोग। अच्छा, बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की कंजर्वेशन रिजर्व है एवं उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, बड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में, बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में, और रोटो कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में, और शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर में, तो कौन सा नहीं है? बड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में नहीं है। कहाँ है? यहाँ है, सिरोही में है, तो याद रख लेना भाई आप लोग, अभी याद कर लोगे मुझे पता आप। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, असंगत युग्म क्या है? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर सही है। उत्तर पूर्व से आने वाली हवा चील कहलाती है क्या? नहीं कहलाती है भाई। थानवेट का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश DAW है, और सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में पड़ती है, सही है। तो फिर ये चील क्या होती है देखते हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं को राजस्थानी लोक संस्कृति शब्दावली में संजेरी कहते हैं, चील नहीं कहते हैं भाई। हाँ, अच्छा, जैसलमेर में अत्यधिक गर्मी और शुष्कता के कारण वाष्पोत्सर्जन, ये सही कथन है। थानवेट वर्गीकरण में DAW, ये थानवेट वाला वर्गीकरण मैंने क्लास अपलोड कर रखी है भाई, अगर आप मेरे पेज पे आए हो तो मेरे पेज पे पहला ही वीडियो आप लोगों को यही दिखाई देगा, तो ये ध्यान से देख लेना, मैंने वहाँ पे समझा रखी है। सूर्य की किरणों की बात करें, है ना, तो ये बोरकुंड गांव बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में है, जहां सूरज की किरणें सबसे सीधी पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही और गलत के मैटर में है ना, हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं। मैं ज़्यादा, देखो टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, मैं तो फास्ट गति से करवा रहा हूँ रिविजन। क्या है, लवणीय मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर जिले में मुख्यतः पाई जाती है।
भूरी मिट्टी अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक अपने पास क्या करौली, सवाई माधोपुर के कुछ भागों में मिलती है। पूर्वी राजस्थान के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा, ये सारे कथन सही है भाई, ये सारे कथन क्या है, सत्य हैं, सत्य वचन है भाई, सत्य वचन भाई। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है भाई? तो देखो जोजड़ी है, सागी है, जवाई है, ये घार नदी नहीं है भाई, है ना, तो ये ध्यान में रखना। लूनी नदी की सहायक नदी में जोजड़ी, सागी और जवाई। अच्छा, राजस्थान में गेहूं की फसल के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। चलिए, इसे बोते समय तापमान 8 से 10 और कटाई के समय 15 से 20 होना चाहिए, और इसके लिए 500 मिमी से 800 मिमी तक वर्षा की मात्रा जरूरी है। तो इसमें आपके पास उपयुक्त सभी है ना, ये सारे सही है भाई, क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं? अच्छा, क्या बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बात करें बेराइट, रेल पातरिया उदयपुर, कैल्साइट मोंडा नीम का थाना, पन्ना कालागुमान राजसमंद और तामड़ा त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, तो ये आपके पास सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर वाले सुमेलित है। तो क्या है, देखो तामड़ा का मुख्य उत्पादन टोंक, राजमहल और अजमेर जिलों में होता है। बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी क्षेत्र मुख्य रूप से मैग्नीज और संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तांबड़ा के लिए नहीं है। तो ये जो थ्योरी में बोलता हूँ ना, ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ष 2011 में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अवरोही क्रम में बताया, तो सर्वाधिक आपके पास कहाँ पे थी भाई? तो क्या है, जनजाति ना, हाँ, तो सर्वाधिक आपके पास बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में थी। ये घटते क्रम में है। अब ये याद रख लेना, आपके पास अनुसार अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों के घटता क्रम में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। ये परसेंटेज भी याद रख लेना ताकि पूछे भाई, है ना, पूछ सकता है, क्या फर्क पड़ता है इससे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब व कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपके पास 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया है। थियरी आप देख लेना भाई वहां पे। इसके बाद में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य पर्यटन व उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो अगर इसमें बात करें तो आपके पास नंदिनी माता तीर्थ, छिंछ, केलापानी, कालिंजारा, प्रतापगढ़, अब्दुल्ला खां का मकबरा, घोड़े की मजार, चश्मा ए नूर अजमेर, वाडोली शिव मंदिर, कुंभ श्यामा मंदिर, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, केबाय माता मंदिर, केबाय है ये, केबाय नहीं भाई, भावला माता मंदिर, खीमसर ये नागौर में। तो कौन सा नहीं है? नंदिनी माता तीर्थ, छिंछ, केलापानी और कालिंजरा प्रतापगढ़ में नहीं है। देखो, नंदिनी माता तीर्थ और छिंछ ब्रह्मा जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है भाई, छिंछ ध्यान रखना। केलापानी और कालिंजरा जैन मंदिर, ये सभी ऐतिहासिक स्थल जो है ना बांसवाड़ा जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ में नहीं है, ये याद रखना भाई। अच्छा, राजस्थान कृषि जलवायु खंडों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से जिले अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बात करें तो बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू। क्या पूछा भाई प्रश्न? निम्न अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में बात करें तो आपके पास कौन से आते हैं? आप जानते हो, बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है। नागौर इसमें नहीं आता भाई, ये नागौर इसमें नहीं आता। तो 1, 2 और 3 आपके ऑप्शन ये सही हो जाते हैं। देखो, कृषि जलवायु खंड 1C की बात करें तो राजस्थान को 10 अपने पास बात करें तो 10 क्या है, कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। ये ध्यान में रखना भैया, यहाँ पे नहीं है। तो क्या है, 10 खंडों में बांटा गया है। खंड 1C को अति शुष्क में रखा गया है। खंड जो है ना, खंड 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आते हैं। नागौर इस अंतर प्रवाह शुष्क क्षेत्र में खंड 2A में आता है भाई, ये खंड क्या है, 2A में आता है। तो ये अपने पास जो 10 खंड है वो अलग से बता देंगे आप लोगों को, चिंता मत करो। रिको के संबंध में सही कथन छांटिए भाई। तो रिको के संबंध में, रिको की स्थापना 1980 में की गई थी। चलिए देखते हैं। यह औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। ये एग्रो फूड पार्क जापानी जोन रिको द्वारा स्थापित किया गया है। और इसके बाद में मेगा फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित है, सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाले 3 तो एकदम सही है, 1, 2, 3 सही है, लेकिन मेगा फूड पार्क जो रिको है वो सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र नहीं है। तो क्या है ये? मेगा फूड पार्क मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सहयोग से प्राइवेट या PPP मोड पर चलते हैं, जैसे रूपनगढ़, अजमेर को ये रिको का सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र नहीं है। तो ध्यान में रख लेना भाई, PPP मोड पे होते हैं ये। अच्छा, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहेंगे? अपन कहेंगे सकल प्राथमिक घाटा कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? सकल प्राथमिक घाटा। तो क्या होता है ये? इसके अनुसार देखें तो अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार जब सरकार के कुल राजकोषीय घाटे में
उस वर्ष के किए गए पुराने कर्ज के ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो क्या है, तो बची हुई राशि प्राथमिक घाटा कहलाती है। ये दर्शाता है वर्तमान सरकार के खर्चों के कारण कितना घाटा हुआ है, ये बात अपने पास उसमें आती है। तो ये देख लेना भाई, ये अर्थशास्त्र का है। एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्ति और देयताओं के संबंध में होता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे पूंजीगत बजट कहते हैं। ये थ्योरी देख लेना भाई आप लोग, है ना, ये बता दिया मैंने, अब पिछली बार बात हो चुकी है। अच्छा, लकड़ी के खिलौने बनाने का कार्यालय, तो ये आपके पास टोंक और सवाई माधोपुर में होता है लकड़ी से खिलौने बनाने का काम। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण क्या है, बिजली की आपूर्ति है भाई। एल्यूमिनियम में अपने पास बिजली की खपत बहुत होती है, कारखाने में स्थापित करने में, तो अपने एल्यूमिनियम से काम करने में अपने पास बिजली की बहुत खपत होती है। तो वो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, बिजली की प्रचुर आपूर्ति। एल्यूमिनियम उद्योग एक अत्यधिक ऊर्जा गहन उद्योग है जिसे भारी मात्रा में निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, अब मुख्य बात ये आती है भाई, रेणुकूट के में हिंडाल्को फैक्ट्री लगाने का मुख्य कारण पास में स्थित रिहंद बांध से मिलने वाली प्रचुर और सस्ती बिजली विद्युत है, जल विद्युत ऊर्जा है। तो ये होता है उसका कारण। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो किसानों को सोयाबीन के उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य में कौन सी योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन है और बीज ग्राम योजना, ये दोनों ही है भाई ऑप्शन में, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन 4 नहीं बने तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021-22, इसके अलावा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता 2021, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग संस्थान 21-22 और रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2023। ये गलत है भाई, ये 2024 में होता है। चलिए, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई। राष्ट्रीय क्या है अपने पास, राष्ट्रीय ग्राम उद्यान स्वराज अधिनियम में, तो इस योजना का नारा अपनी योजना अपनो विकास है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के पास 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है और पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। तो इसमें आपके पास ये जो है ना, ये नहीं है, आपनो क्या है, ये अपनी योजना अपनो विकास, ये इसमें नहीं आता है भाई, ये इसमें क्या है, नहीं आता है। तो अपनी योजना अपनो विकास नारा मुख्य रूप से राजस्थान की ग्राम पंचायत विकास योजना से है भाई। किससे है, ग्राम विकास पंचायत विकास योजना से संबंधित है, न कि सीधे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की मुख्य धारा से, नारा से है भाई। चलिए क्या बोल देता हूं मैं भी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विलेज मास्टर प्लान गांवों की आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, सही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 राज्य के सभी जिलों की 349 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है, ये भी सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की गई थी और प्रशासन गांवों के संग अभियान 30 जून 2024 को समाप्त हुआ है, नहीं हुआ है भाई, ये नहीं हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान समय समय पर शिविरों के माध्यम से चलाया जाता है। इसकी समाप्ति की यह निश्चित तिथि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, बल्कि ये पूर्व की अवधि से जुड़ी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है भाई। रासायनिक परिवर्तन मैंने समझा दिया है, जिसमें निष्क्रियकरण होता है ना, निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण जिसको अपन कहते हैं, है ना। जब अपना किसी धातु को जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो अपना मुख्य रूप बदल देता है, तो वो आपके पास रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था चेंज होती है, उसके जो कार्बनिक गुण होते हैं वो नहीं बदलते हैं। ये मैंने एग्जांपल देके समझा दिया भाई। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार क्या है, सफेद लोह छोड़ता है के साथ जलता है भाई। तो ये देख लेना कारण क्या है उसका, क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में गर्म किया जाता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो सफेद रंग क्यों देता है, ऑक्सीजन से क्रिया देके चमकदार है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। सफेद रोशनी चकाचौंध कर देने वाली लोह के साथ जलता है और सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता है। बात है कायदे की है भाई। अच्छा, कौन सा धातु ट्रांजिस्टरों का मुख्य महत्वपूर्ण अंग है भाई। जर्मेनियम, रजत, रेडियम और ऑस्मियम। तो ये जर्मेनियम है भाई। क्या जर्मेनियम धातु है वो ट्रांजिस्टरों में काम में ली जाती है। चलिए देखो, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर और डायोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के लिए अर्धचालकों की आवश्यकता होती है। जर्मेनियम अपने पास और सिलिकॉन दो सबसे महत्वपूर्ण अर्धचालक तत्व है। अगर अपने पास यहाँ पे सिलिकॉन भी होता तो दोनों करते हो अपन ऑप्शन में।
अब महत्वपूर्ण अर्धचालक तत्व है जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, बड़े पैमाने पे होता है। बाकी जो तत्व है ना, चांदी है, रेडियम आदि अर्धचालक नहीं है, ये तो संपूर्ण चालक है, चांदी तो अपने पास। अच्छा, एक आपतित किरण और एवं समतल दर्पण में परावर्तित किरण के मध्य कोई कोण 60 डिग्री का है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष के किस कोण से विचलित हुई है? देखिए, अपने एक बात बता देता हूँ, मैं थोड़ी सी थियरी पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। विज्ञान का नियम, अपने विचलन कोण कैसे बनता है? प्रकाश की किरण सीधे जाती है भाई, ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही है भाई, सीधी किरण जा रही है, इसका मतलब ये 180 डिग्री का कोण है, 80 डिग्री का कोण बनता है। अब दर्पण के कारण वह मुड़ गई। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण अब अपने पास 60 डिग्री दे रखा है, ये मान के चलिए दर्पण के कारण मुड़ गई और ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। तो विचलन कोण का फार्मूला होता है डेल्टा 180, यानी 180 माइनस आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो कितना हो जाएगा? 180 में से 160 डिग्री निकलेगी तो क्या हो जाएगा भाई? 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। पिछली बार वाला कोण 90 डिग्री में से घटाया था, उसके लिए आपको अलग से समझाया है मैंने, ध्यान में रख लेना फिर। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या है, जब तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं भाई। तो प्रभावित चर तरंग दैर्ध्य आवर्ती और वेग होता है, वेग और आवर्ती होता है, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग होता है। तो आपका ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य और वेग होता है भाई। अब ये देख लेना आप लोग, मैंने बता रखा है भाई यहाँ पे व्याख्या। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सब सर्वाधिक क्रियाशील, अच्छा सर्वाधिक क्रियाशील पूछिए भाई, जस्ता है, तांबा, लिथियम और चांदी है। तो इसमें सर्वाधिक आपके पास लिथियम हो जाती है, बाकी सक्रिय है भाई, बाकी सक्रिय नहीं है, क्रियाशील धातु लिथियम होती है। देखो, सक्रियता श्रेणी में बात करते हैं, और सारणी में सब पहले समूह की क्षार धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, नाम याद रख लेना। अत्यधिक क्रियाशील होती है, दिए गए विकल्प में जस्ता, तांबा और चांदी, लिथियम में ये देखो ये भी क्रियाशील है, लेकिन ये बहुत ही कम है भाई। क्रियाशील धातु चांदी और तांबा बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो आपके उसमें सबसे ऊपर है वो लिथियम धातु को रखा गया है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम नाम याद रखना भाई। अच्छा, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है, सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन होता है। तो वो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। किससे? हाइड्रोजन बंध से। देखो, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना में दोनों धागे आपस में नाइट्रोजन क्षारों जैसे एडेनिन थाइमिन, ये दोनों ने याद रखना भाई नाम, के बीच 2 और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 के मध्य बनने वाले कमजोर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये याद रखना भैया, जो नाम मैं बता रहा हूं। कोशिका झिल्ली बनी होती है भाई, तो ये आपके पास प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। देखो, सभी सजीव कोशिकाओं की बाहरी परत यानी कोशिका झिल्ली जिसको अपन कहते हैं, बाहरी जो परत होती है मुख्य रूप से फास्फोलिपिड, लिपिड का मतलब यहाँ पे फास्फोलिपिड है भाई, है ना, ध्यान में रखना, कि दोहरी परत और उसमें धसे हुए प्रोटीनों से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज से पादपों की कोशिका भित्ति बनती है, झिल्ली नहीं बनती है, ये ध्यान रखना, सेल्यूलोज से। अच्छा, निम्नलिखित में कारकों पे विचार कीजिए। क्या है भाई? रुधिर जमने के पीछे आवश्यक कारक, देखो कैल्शियम भी होता है, विटामिन K3 भी होता है, विटामिन B12 और प्रोथ्रोम्बिन, बात हो चुकी है शायद अपनी पिछले वाली वीडियो में। इसमें विटामिन B नहीं होती है ना, विटामिन B12 नहीं होती है। तो इसमें आपके पास 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे भाई? ये रहा 1 2 3 इसका आंसर हो जाता है। सॉरी, 1 2 4 है, मैं कैसे बावला हो रहा हूँ भाई। 1 2 4 कहाँ गया भाई? 1 2 4 ये सी में है ना, ये रहा, दिखाई नहीं देता, कभी कभी हो जाता है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है? तो भाई लैक्टिक एसिड। क्या होता है भाई? लैक्टिक एसिड जब अपने पास वहाँ पे जमा हो जाती है ना मांसपेशियों में, तो अपने थकान, सूजन, दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। देखो, लैक्टिक एसिड के बारे में बात करें तो जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या भारी शारीरिक काम करते हैं तो मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन जो होता है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है और हमें दर्द और थकान महसूस होती है। यूरिक एसिड से गठिया रोग होता है। याद रखना भाई, ये जो यूरिक एसिड है, इससे गठिया रोग होता है। क्या होता है? पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियों व स्रावित हार्मोन को सम्मिलित कीजिए। तो अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से आपके पास ग्लूकागोन होता है भाई, हार्मोन स्रावित। अवटु ग्रंथि से आपके पास थायरॉक्सिन होता है, ध्यान में रखना।
प्रावटु ग्रंथि से आपके पास कैल्सिटोनिन होता है और पीयूष ग्रंथि से प्रोलेक्टिन होता है। तो याद रखना। अब इसमें अपने पास क्या देखो, इसमें कौन कौन से इंसुलिन हार्मोन भी यहीं से निकलता है, अग्नाशय से, तो ये याद रखना। अवटु ग्रंथि की बात करें थायराइड की, तो इससे मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और प्रावटु ग्रंथि की बात करें तो इसमें कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर कैल्शियम संतुलन पैराथार्मोन का काम करते हैं। और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसमें दूध निर्माण प्रेरित करने हेतु प्रोलेक्टिन या हार्मोन निकलता है। तो ये याद रखना भाई, बता दिया मैंने अब। अच्छा, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम तो आपके पास जानते हो आप, गहरे सागर में। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है। तो ये तो बहुत ही सरल है भाई। अच्छा, एक पारितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक क्या है पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक पारित होती है? तो 10% ही होती है भाई, याद रख लेना भाई। देखो, लिंडमैन का 10% का नियम देखो बताते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में रेमंड लिंडमैन ने नियम दिया था कि खाद्य श्रृंखला में जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है, बाकी 90% ऊर्जा जीव की अपनी जैविक क्रियाओं और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो ये बात किसने है भाई, किसका नियम है? लिंडमैन का नियम है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? टेप वर्म्स है, फाइलेरियल वर्म्स है, हुक वर्म्स है और राउंड वर्म्स है। तो अपने पास मैंने पिछली बार बताया था आपको, फाइलेरियम जो वर्म्स होते हैं वो हाथी पांव का कारण बनता है बीमारी का। देखो, फाइलेरियम की बात करें अपन तो वर्म्स के, हाँ, हाथी पांव या फाइलेरिया रोग जो कि वुचेरेरिया बेनक्राफ्टाई नामक फाइलेरियन कृमि के कारण होता है, जो कि मच्छरों के काटने से इंसानों में लसिका तंत्र में फैलता है और पैरों में भारी सूजन ला देता है। अच्छा, आगे चलें। आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखो, जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP जो हुई थी वो 2004 में फिलीपींस में हुई थी। और जैव सुरक्षा जो उपसंधि है जैव विविधता पर समझौता पे हस्ताक्षर करता नहीं है। क्या सही पूछा भाई? तो भारत तो साइन किए हैं भाई। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है, बिल्कुल है भाई, ये सही, बिल्कुल सही है भाई। तो आपका ऑप्शन ये सही है, बाकी अपने पास सारे गलत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। आई फैक्ट का उपयोग राजस्थान में संपर्क के माध्यम से वास्तविकता जांच के लिए किया जा रहा है। तो देखो, कथन तो दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान में रखना भाई। ये इसके बारे में अपने इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों बातें सत्य हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? OTT, ये सीधी सी बात है, OTT आपके पास देखो मैं बता देता। अन्य प्लेटफॉर्म की मदद से फोन या लैपटॉप पर फिल्में सीरीज क्या है प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म होता है OTT, ये पूछ सकता है भाई। चलिए, अच्छा, कंपोस्टिंग मुख्यतः किस प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन है? जैव अपशिष्ट प्रबंधन है भाई। कंपोस्ट मुख्यतः क्या है? जैव अपशिष्ट प्रबंधन है। आपके सामने इसकी थियोरी लिखी है भाई, व्याख्या लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो वायरस जनित संक्रामक रोग मोतीझरा, हैजा, खसरा और क्षय है। तो इसमें अपने पास क्या है? खसरा है ना, ये वायरस जनित रोग होते हैं। बाकी ये ध्यान में रखना, ये तीनों बीमारियां बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण फैलती है और ये विषाणु के कारण फैलती है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ज्ञान तंतु मांसपेशिया कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है भाई। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी भी मानते हैं, तो ये इसकी लंबाई कुछ 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये याद रख लेना भाई। आपको क्या काम, हाँ, मुख्य काम क्या? मस्तिष्क तक संदेशों को पहुंचाना, नियंत्रण रखना, इसका काम होता है। इसके बाद में आपके पास 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ से आपकी गणित शुरू हो जाती है। तो आज हमारे बीच विजय सर आए नहीं हैं, लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन बच गए हैं इनको मैं बहुत ही जल्द अलग से हल करवा के आप लोगों के लिए अपलोड क्लास है वो हो जाएगी, चिंता नहीं करनी है। वो मैं कहता हूँ ना, चिंता चिता का घर होता है। अभी आप इतनी तैयारी करो, ये गणित वाले जो पर्सन है इनकी अपन अलग से क्लास है वो अपलोड करवा देंगे, जल्द ही करवा देंगे। तो आज के इस वीडियो को बस यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, और आपको पसंद आ रहे हैं जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करो, ताकि अन्य जो भाई बंधु है हमारे वो इसका क्या है फ़ायदा उठा सके। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।